वेलकम टू सुपर 30 क्लासेस। एज यू नो, जैसा कि आपको पता है हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही थी 10th क्लास में, और हमारा चैप्टर चल रहा था इकोनॉमिक्स में भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। हमारा चैप्टर चल रहा था भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, और भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में हमने देखा कि जब हमने जो पहले क्लास ली उनमें देखा था कि अगर हम बात करें भारत की अर्थव्यवस्था की, तो भारत की अर्थव्यवस्था हमने देखी कैसी है, एक मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था। कैसी है? एक मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था। और हमने देखा कि मिश्रण किसका है, किस कैसे कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित है। तो हमने सबसे पहला देखा कि भारत की अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? अविकसित। और इसी अविकसित अर्थव्यवस्था को हमने क्या कहा था? पिछड़ी अर्थव्यवस्था कहा था। क्लियर? और दूसरा हमने देखा कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो विकासशील अर्थव्यवस्था है। ये दो फैक्टर्स हैं, ये दोनों फैक्टर्स जो कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था किन आधार पर कह सकते हैं? ऐसे कौन कौन से आधार हैं जिसके आधार पर हम कह सकें कि भारत की अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था, या ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है? तो उन कारकों के बारे में हमने जब सबसे पहले इससे पहले जो क्लास ली, इस क्लास में हमने यही देखा था कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे एक अविकसित अर्थव्यवस्था, किस आधार पर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को एक अविकसित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। तो अविकसित अर्थव्यवस्था कहने वाले जो कारक हैं, जो फैक्टर्स जो है बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था है, उन फैक्टर्स के, उन कारकों के बारे में हमने पहले बात कर। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से कारक हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो शो करते हैं, जो दर्शाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? विकासशील, अर्थात वो विकास की ओर बढ़ रही है। कंटिन्यू भारत में क्या हो रहा है? विकास। तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, उन कारकों के बारे में हम आज बात करें। तो आप सोचे कि क्या भारत की आज भी स्थिति वैसी ही है जैसे 1947 के समय थी? क्या हमारा जो राष्ट्रीय आय है, क्या हमारी प्रति व्यक्ति जो आय है, हमारा जो जीवन स्तर है ना, हमारा जो विकास का स्तर है, क्या आज भी वैसा ही है जो 1947 के टाइम था? नहीं ना। ऑब्वियसली हमारे जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो राष्ट्रीय आय है, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो हमारा रहने का स्तर है, हमारा जो विकास का स्तर है, ऑब्वियसली उसमें कोई ना कोई चेंजेस आया होगा, कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य आया है। तो वो परिवर्तन आए हैं, वो कौन कौन से परिवर्तन है जो बताते हैं कि हमारा जो भारत में क्या हो रहा है? विकास हो। उन परिवर्तनों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला परिवर्तन है राष्ट्रीय आय। सबसे पहला परिवर्तन क्या है? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। हमने दो आंकड़े देखे थे, ये आंकड़े हम शुरू से पढ़े आ रहे हैं, दो फैक्टर शुरू से पढ़े आ रहे हैं। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या हो रहा है? निरंतर प्रगति हो रही है, और बहुत ही तीव्र गति से प्रगति हो रही है। कैसे हो रही है? तीव्र गति से प्रगति हो रही है। आप सोचें, क्या हम आज भी उतना ही पैसा अर्न कर रहे हैं जितना 1947 में करते थे? क्या ह्यूमन बीइंग जो मनुष्य है, क्या आज भी उनकी राष्ट्रीय आय उतनी ही है? क्या देश की हमारी या प्रति व्यक्ति आय उतनी ही है जितनी पहले थी? नहीं ना। तो हमारे ये जो राष्ट्रीय आय है और प्रति व्यक्ति आय में कोई ना कोई परिवर्तन तो आया होगा। इतने समय अंतराल में कोई ना कोई चेंजेस तो आया है। तो वो जो ये चेंजेस है, ये चेंजेस बताते हैं, ये परिवर्तन बताते हैं कि हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो अब भाई पिछड़ी अर्थव्यवस्था नहीं रही है, जैसा कि हम पहले देख रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था। ये आंकड़े बताते हैं कि अब भारत की अर्थव्यवस्था पिछड़ी नहीं है, अब भारत की अर्थव्यवस्था में कोई ना कोई परिवर्तन आ रहे हैं, और उन परिवर्तन के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? एक विकासशील अर्थव्यवस्था। अब देखें कि कैसे राष्ट्रीय आय में परिवर्तन आया और किस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन आया। तो देखिए, जब राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद, आपने पढ़ा था पहले जीडीपी, जब राष्ट्रीय आय और जीडीपी जीडीपी इन दोनों में जब क्या हो? वृद्धि हो। जब राष्ट्रीय आय और जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद में दोनों में जब वृद्धि होती है तो उसको हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं। ध्यान रखिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि आर्थिक वृद्धि क्या होती है, आर्थिक वृद्धि किससे कहते हैं? कि जब राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू आय दोनों में परिवर्तन हो, दोनों के स्तर में वृद्धि हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? आर्थिक वृद्धि। क्या कहेंगे? आर्थिक वृद्धि। अब सोचिए, ये जो आर्थिक वृद्धि है वो किस प्रकार हुई, ऐसे कौन कौन से आंकड़े हैं? तो बात करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में, उन आंकड़ों के बारे में। तो वर्ष 1950 से 1980 के बीच, वर्ष 1950 से 1980 के बीच हमारी जो आर्थिक वृद्धि दर जो थी, क्या थी? आर्थिक वृद्धि दर, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को इंग्लिश में कहते हैं। ये हमारी जो आर्थिक वृद्धि दर थी वर्ष 1950 से 80 के बीच मात्र 3.5% बढ़ी। कितनी बढ़ी? 3.5। यानी जो 1947 के टाइम जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन थी,
उस कंडीशन में इन 3 वर्षों में कितना वृद्धि हुई? 3.5% की दर से वृद्धि हुई। फिर ये तो देखा 1950 से 80 के बीच। अब बाद में क्या हुआ? 1980 से, कब? 1980 से 90 के बीच, इन 10 सालों में ये जो पहले 3.5% जो थी हमारी आर्थिक वृद्धि दर, वो अब कितनी हो गई? वो हो गई 5%। कितनी हो गई? 5%। पहले देखिए 1950 से 80 के बीच हमारी आर्थिक वृद्धि दर जो थी वो थी 3.5%, और अब कितनी हो गई? 1980 से 90 के बीच 5% हो गई। तो आप सोचें कि क्या हमारी जो आर्थिक वृद्धि है, हमारी जो राष्ट्रीय आय है, हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें कुछ ना कुछ प्रतिशत वृद्धि हो रही है? पहले कुछ भी था, अब उसमें 3.5% वृद्धि हुई, फिर उसके बाद उसकी वृद्धि दर और बढ़ गई और उसका ग्रोथ और बढ़ गया, और कितना आ गया? अब 5%। बात करें वर्ष 1991 से 1991 से 2001 और यही आर्थिक वृद्धि दर जो पहले 5% थी, पहले 3.5% थी, फिर 5 हुई और अब कितनी हो गई? 6.8%। तो कंटिन्यू हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है, हमारी राष्ट्रीय आय, हमारी सकल घरेलू आय है, सकल घरेलू उत्पाद है, वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। उसका जो योगदान है, वो कंट्रीब्यूशन है, जो कंटिन्यू बढ़ रहा है। बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की, और 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2007 से 2012 के बीच लगी। कब लगी थी? 2007 से 2012 के बीच। और इस 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमारी राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि दर थी वो कितनी हो गई? 8%। कितनी हो गई? 8%। दैट मीन्स हमारे देश की जो आर्थिक वृद्धि है, पहले आर्थिक वृद्धि कुछ थी, वो इस वर्षों के दौरान 1950 से 80 के दौरान 3.5% और बढ़ी, यानी आर्थिक वृद्धि दर जो है वो बढ़ गई। आर्थिक वृद्धि में मतलब राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू आय में वृद्धि। पहले 3.5% बढ़ी, फिर 5 बढ़ी, फिर 6.8 और फिर 8 और फिर कितनी हो गई? 8%। तो इस प्रकार ये जो आंकड़े आपके सामने दिए हुए बोर्ड पर, ये आंकड़े दर्शाते हैं कि कंटिन्यू हमारी जो आर्थिक वृद्धि है वो हो रही है, राष्ट्रीय आय बढ़ रही है। और इन आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो अब पिछड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। कंटिन्यू भारतीय अर्थव्यवस्था क्या कर रही है? विकास की ओर प्रगतिशील है, विकास की ओर उन्नत है, कंटिन्यू क्या कर रही है? विकास कर रही है। क्लियर? तो ये तो हमने देखा राष्ट्रीय आय के बारे में और सकल घरेलू उत्पाद अर्थात आर्थिक वृद्धि के बारे में। क्लियर? अब बात करेंगे इस प्रति व्यक्ति आय के बारे में। प्रति व्यक्ति आय के क्या आंकड़े हैं? ऐसे कौन से आंकड़े हैं जो प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन को बताते हैं? तो बात करेंगे बस 1950 से 1990 के बीच। 1950 से 1990 के बीच हमारी प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई? 1.6%। कितनी वृद्धि हुई? 1.6%। अर्थात इससे पहले माना कोई व्यक्ति 100 रुपए कमाता था, अब इन वर्षों के दौरान उसकी जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें कितनी वृद्धि हो गई? 1.6% की अब और वृद्धि हो गई। उनकी आय में क्या हुआ? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, प्रति व्यक्ति आय अब बढ़ गई। क्लियर? ये हुआ 1950 से 90 के दौरान। बात करें आगे 1990 के बाद। कब? 1990 के बाद। और 1990 के बाद यही प्रति व्यक्ति आय, इसका जो वृद्धि दर जो थी प्रति व्यक्ति आय में कितनी हो गई? 5%। कितनी हो गई वृद्धि दर? 5%। फिर और अगर वर्तमान समय की बात करें, एट प्रेजेंट टाइम की 2015-16 का डाटा जो है हमारे पास अवेलेबल है, और 2015-16 का आंकड़े कहते हैं यही प्रति व्यक्ति दर जो है, इसमें जो वृद्धि हो रही है प्रति व्यक्ति आय में, इसकी वृद्धि दर कितनी हो गई? 6.2%। तो पहले व्यक्ति 100 रुपए कमाता था, इस अवधि के दौरान 1.6% की उसमें वृद्धि हो गई, दैट मींस उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई। फिर 1990 में यही 1.6 में और वृद्धि हो गई, और कितनी हो गई? 5%। और 5% के बाद कितनी और बढ़ी? 6.2%। तो ये जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि भारत में जो लोग हैं, भारत की जो जनता है, उनकी जनता की जो प्रति व्यक्ति आय है वो क्या हो रही है? कंटिन्यू बढ़ रही है। और इसी प्रकार हमने देखा कि हमारी राष्ट्रीय आय भी लगातार बढ़ रही है। अब आप सोचिए कि जिस देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, क्या वह देश एक पिछड़ा देश होगा? क्या नहीं ना। तो ऑब्वियसली वह देश कैसा होगा? एक विकासशील अर्थव्यवस्था होगी। वह कंट्री कैसी होगी? एक विकासशील कंट्री। क्लियर? तो फर्स्ट जो आंकड़ा हमने देखा कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर और तीव्र वृद्धि जो है वो दर्शाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? एक विकासशील अर्थव्यवस्था। पहला पॉइंट क्लियर? पहला पॉइंट हमने देखा कि पहला पॉइंट हमें बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? एक विकासशील अर्थव्यवस्था। बात करेंगे दूसरे फैक्टर की। जो दूसरा फैक्टर है वो शो करता है कि इंडिया की इकोनॉमी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था। और दूसरा फैक्टर है चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, अर्थात अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में परिवर्तन। दूसरा फैक्टर है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में परिवर्तन। अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है।
और जैसा कि आपको पता है, हमने पहले क्लास में भी देखा कि अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है ना, अर्थशास्त्र हमने जो फर्स्ट क्लास ली, हमने आर्थिक क्रिया जो देखी, आर्थिक क्रियाओं को 3 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा था। और पहले क्षेत्र था प्राथमिक क्षेत्र, जिसको हम कृषि क्षेत्र कहते हैं। दूसरा क्षेत्र था हमारा औद्योगिक क्षेत्र, जिसको द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। और तीसरा क्षेत्र था हमारा तृतीय क्षेत्र, जिसको हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो इन क्षेत्रों में क्या हो रहा है, आपस में कुछ ना कुछ समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है। और ये परिवर्तन जो है वो दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था है, विकासशील। अब ऐसे कौन कौन से आंकड़े हैं जो बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है, इन अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहा है, तो इन आंकड़ों के बारे में बात करें। तो इससे पहले अगर देखें कि जैसे जैसे किसी देश में, उस देश की अर्थव्यवस्था में विकास होता, तो लोग जो पहले कृषि पर निर्भर थे, अर्थात सोचे कि किसी देश में शिक्षा व्यवस्था बढ़ रही है ना, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, प्रोडक्शन करने की, उत्पादन करने की नई नई तकनीक आ रही है, सुविधाएं बढ़ रही है। तो पहले जो लोग पहले कृषि करते थे, वह लोग आज अब क्या करेंगे, समय के साथ साथ कृषि क्षेत्र से शिफ्ट हो जाएंगे। उनका कृषि क्षेत्र से लगाव कम रहेगा, वो अन्य क्षेत्रों की ओर उनका जुड़ाव बढ़ता जाएगा। वो सेवा क्षेत्रों में जुड़ेंगे, लोग उद्योगों में जुड़ेंगे, उद्योगों में उत्पादन करने लगेंगे, इंडस्ट्रियां लगाने लगेंगे, है ना। तो अर्थव्यवस्था में इस प्रकार क्या होता है, परिवर्तन होता है। कब होता है, जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, ये अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में आपस में परिवर्तन होता है। फिर तो बात करते हैं परिवर्तन कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, उन आंकड़ों के बारे में तो बात करेंगे। वर्ष 1950 से 51, वर्ष 1950 से 1951 जो राष्ट्रीय आय है हमारी भारत की, उस राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का अगर योगदान देखा जाए, किसका, वर्ष 1950 से 51 के बीच राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का अगर योगदान देखें तो 50% से भी ज्यादा था। अर्थात हमारी राष्ट्रीय आय जो है, उस राष्ट्रीय आय में 50% से भी ज्यादा कौन योगदान देता था, कृषि क्षेत्र देता था। कौन देता था, कृषि क्षेत्र। यानी राष्ट्रीय आय जो 50% कहां से मिलती थी हमारी राष्ट्रीय आय, अकेले कृषि क्षेत्र से मिलती थी। कब, वर्ष 1950 से 51। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आने लगी, सुविधाएं बढ़ने लगी, है ना, तो क्या हुआ कि जो वर्ष एट प्रेजेंट टाइम यही कृषि क्षेत्र से जो राष्ट्रीय आय का योगदान था, राष्ट्रीय आय कृषि क्षेत्र का, यह योगदान कम हुआ। कम क्यों हुआ कि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी, उत्पादन की तकनीकें बढ़ी, लोग कृषि क्षेत्र से पलायन करने लगे और कृषि क्षेत्र से पलायन करके अन्य क्षेत्रों की ओर जाने लगे और अन्य क्षेत्रों में उनका योगदान बढ़ने लगा, है ना। तो इस प्रकार बात करेंगे वर्ष 2015-16 की, हम कंपेयर कर रहे हैं, इसको तुलना कर रहे हैं। वर्ष 2015-16 में यही राष्ट्रीय आय में योगदान किसका, कृषि क्षेत्र का मात्र कितना रह गया, 15% रह गया। कितना रह गया, 15%। पहले 50% योगदान था राष्ट्रीय आय में किसका, कृषि क्षेत्र का, और यही राष्ट्रीय आय में योगदान अब कितना हो गया, 15%। दैट मीन्स लोग जो है वो कृषि क्षेत्र से अब पलायन कर रहे हैं। कब कर रहे हैं पलायन, कब करेंगे, जब सर्विस सेक्टर वृद्धि करेगा, है ना, जब उद्योगों की स्थापना होगी, जब देश में, है ना, उद्योगों की स्थापना होगी, सेवा क्षेत्रों में वृद्धि होगी, तब लोग कृषि क्षेत्रों से अन्य क्षेत्रों की ओर क्या करेंगे, पलायन करेंगे। और ये पलायन कब कर रहे हैं, मैंने क्या कहा कि जब उद्योगों की वृद्धि होगी, तकनीकों की उपलब्धता होगी, दैट मीन्स जब तकनीक मिलेगी, उद्योग होंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है, देश विकास कर रहा है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, एक विकासशील। अब ये तो हमने देखा कि राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, 15%। उसी प्रकार इसी राष्ट्रीय आय में द्वितीय क्षेत्र का, किसका, सेकेंडरी, द्वितीय क्षेत्र का, देखो मैं सीधा सेकंड लिख रहा हूं, है ना, समझ लेना। द्वितीय क्षेत्र का अगर योगदान देखा जाए तो राष्ट्रीय आय में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है, 25%। प्राथमिक क्षेत्र का 15%, द्वितीय क्षेत्र का 25%। और बात करें तृतीय क्षेत्र की, तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अगर योगदान देखा जाए तो वो 60%। कितना है, 60%। अब आप खुद देख ले सामने कि भाई कृषि क्षेत्र से 15% राष्ट्रीय आय प्राप्त हो रही है ना, द्वितीय क्षेत्र से 25% हो रही है, और सेवा क्षेत्र से 60% हो रही है, तृतीय क्षेत्र से, है ना। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लोगों की शिफ्टिंग हुई है, लोग कृषि क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की ओर जाने लगे हैं। किस कारण, कि देश में जो विकास की सुविधाएं बढ़ी है, देश में उत्पादन के साधन बढ़े हैं। दैट मींस हमारा जो देश है वो क्या कर रहा है, निरंतर विकास की ओर अग्रसर है, हमारे देश में निरंतर विकास हो रहा है। तो ये आंकड़े हैं, ये बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब जो है पिछड़ी अर्थव्यवस्था नहीं रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान समय में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया है और भारतीय अर्थव्यवस्था अब क्या है, विकास की ओर अग्रसर है। क्लियर। इसी पॉइंट के अंदर आज बात करेंगे हम, फर्स्ट फैक्टर है इसके अंदर। देखिए फर्स्ट लिखा हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में परिवर्तन। अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में जो परिवर्तन हुआ वो सबसे ज्यादा किस में हुआ, हमने 3 परिवर्तन क्षेत्र देखे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र।
सबसे ज्यादा जो परिवर्तन था वो किसमें हुआ? सेवा क्षेत्र में। किसमें हुआ? सेवा क्षेत्र में, जिसको कि हम प्रत्यक्ष क्षेत्र में कहते हैं। क्या कहते थे? प्रत्यक्ष क्षेत्र में तीव्र परिवर्तन। क्या हुआ? प्रत्यक्ष क्षेत्र में तीव्र परिवर्तन हुआ कि एक समय रहा था जब प्रत्यक्ष क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र मिलकर, प्रत्येक और द्वितीय क्षेत्र मिलकर मात्र 50% ही योगदान कर रहे थे राष्ट्रीय आय में, है ना। लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि जब राष्ट्रीय आय में इस अकेले सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है? 60% योगदान। अभी हमने देखा था अकेले राष्ट्रीय आय में इस अकेले सेवा क्षेत्र का 60% योगदान है ना। तो समय के साथ साथ क्या आ रहा है? परिवर्तन है। और ये जो सेवा क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा वृद्धि कर रहा है। अगर किसी राष्ट्र में, किसी देश में सेवा क्षेत्र अगर सबसे ज्यादा विकास करता है, सेवा की सुविधाएं बढ़ती है, सर्विस सेक्टर की जो सुविधाएं बढ़ती है, उस देश को विकसित देश माना जाता है। क्या माना जाता है? विकसित देश। और हमारा जो भारत है वो इसी पथ पर चल रहा है, इसी रास्ते पर चल रहा है कि हमारा सेवा क्षेत्र आज कितना हो गया है? 60% डेवलप हो चुका है। सर्विस क्षेत्र जो है वो 60% डेवलप हो चुका है। तो ये जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था भाई अब एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था नहीं रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था अब एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट इसके अंदर क्लियर है। और दूसरा पॉइंट है कि जो हमारा व्यावसायिक ढांचा है ना, उस व्यावसायिक ढांचे में भी क्या आ रहा है? अब कोई ना कोई परिवर्तन आ रहे हैं। ये जो हमारा जो प्रोफेशन है ना, पहले लोग क्या कर रहे थे? खेती करते थे। और जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ी, जैसे जैसे सेवा सुविधाएं बढ़ी, शिक्षा बढ़ी, लोग क्या है? कृषि क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों की ओर पलायन करने लगे, है ना। कृषि क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों की ओर जाने लगे। बात करें वर्ष 1950 की, तो वर्ष 1950 में हमारी जनसंख्या का, हमारी कुल जनसंख्या का 72% भाग किसमें लगा हुआ था? कृषि क्षेत्र में। आपने पढ़ा होगा जब फर्स्ट चैप्टर हमने देखा था, तब हमने देखा था कि वर्ष 1950 में हमारी कुल जनसंख्या का 72% भाग जो है कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे विकास होता था, समय के साथ परिवर्तन आता गया और वर्तमान समय में मात्र 50% जनसंख्या ही हमारे देश की किसमें लगी हुई है? कृषि क्षेत्र से, है ना। तो ये आंकड़े सीधा सा बताते हैं कि जो है हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ी, हमारी प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन हुआ, देश की आर्थिक वृद्धि हुई और आर्थिक वृद्धि के साथ साथ सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। व्यावसायिक ढांचे में परिवर्तन आया, लोग कृषि से अन्य क्षेत्रों की ओर पलायन करने लगे। और पलायन तब करेंगे जब सुविधाएं विकसित होगी, जब शिक्षा की सुविधाएं होगी, स्वास्थ्य सुविधाएं होगी, तकनीकी उपलब्ध हो पाएगी, तब लोग कृषि क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों की ओर पलायन करेंगे। इस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था को हम कह सकते हैं कि हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो अब एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था नहीं रही है और भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था हो चुकी है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।